दोस्तों, उत्तराखंड का एक बहुत चर्चित हत्याकांड था जिसका नाम था अंकिता भंडारी हत्याकांड। इस हत्याकांड में एक नया अपडेट आया है, लेकिन अपडेट क्या है ये जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये हत्याकांड क्या था और ये पूरा मामला क्या था। दरअसल 3 साल पहले यानी 18 सितंबर 2022 को उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक रिजॉर्ट जिसका नाम वनतारा रिजॉर्ट है, जो कि वहाँ के एक लोकल लीडर जो कि बीजेपी से संबंधित थे, विनोद आर्या, उनके बेटे पुलकित आर्या का था। और वहाँ पर एक लड़की काम करती थी जो कि रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, उसका नाम था अंकिता भंडारी। तो वो 18 सितंबर 2022 को अचानक गायब हो जाती हैं। गायब होने के 5 दिन बाद एक लाश मिलती है जो कि पास के ही चिल्का नहर से मिलती है। और जब जांच की जाती है और पता चलता है कि ये लाश और किसी की नहीं बल्कि अंकिता भंडारी की है, तो उसके बाद मामला बहुत तूल पकड़ने लगता है। और जब जांच होती है और कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आती हैं जिनसे पता चलता है कि अंकिता भंडारी के ऊपर काफ़ी दबाव बनाया जा रहा था कि वीआईपी गेस्ट हैं कुछ, उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब आप समझ चुके होंगे। और जब अंकिता ने एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना कर दिया तो उस रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या, वहाँ के मैनेजर सौरव भास्कर और वहाँ का जो असिस्टेंट मैनेजर था अंकित गुप्ता, इन तीनों ने मिलकर अंकिता को मार दिया और उसकी लाश चिल्का नहर में फेंक दी। इसके बाद उत्तराखंड में कई जगह प्रदर्शन हुए और लोगों ने सड़क पर आकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और बाद में इन तीनों को ही गिरफ्तार किया गया। और जब केस चला तो इन तीनों को ही उम्र कैद की सजा हुई है और तीनों ही फिलहाल जेल में हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ था कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए मना करने पर अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस वीआईपी के बारे में एक नया अपडेट आया है। अपडेट ये है कि एक महिला जिनका नाम उर्मिला सनोवर है, जो कि पेशे से अभिनेत्री हैं और खुद को बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की वाइफ बता रही हैं, उन्होंने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जारी की हैं। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स उनके और सुरेश राठौर के बीच की बातचीत की हैं। उस रिकॉर्डिंग में सुरेश राठौर ये कह रहे हैं कि वो वीआईपी जो कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल था, वो वीआईपी भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम थे। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुरेश राठौर ये कह रहे हैं कि बीजेपी उनको बचाने का पूरा प्रयास कर रही है क्योंकि इससे पार्टी की छवि धूमिल होती है और बाद में धीरे से उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन कभी भी ये सार्वजनिक नहीं किया जाएगा कि ये वीआईपी बीजेपी से संबंधित था। माननीय मुख्यमंत्री मेरा धक्कड़ धामी भाई, तो सबसे पहले हम एक रिकॉर्डिंग सुना। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको। विनोद आर्या, उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्या का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देख, रात को इसके साथ सो, उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा पी, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। 2 लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया सीबीआई मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है बस। बाद में मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको। मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह पर मोती ना। 7 केस है, 7 महिला अपहरण। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई हैं, उसके बाद से ही उत्तराखंड की राजनीति में एक भूचाल आया हुआ है। वहां पर जो विपक्षी कांग्रेस है वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है दुष्यंत गौतम के ऊपर और सुरेश राठौर के ऊपर और अन्य बीजेपी नेताओं के ऊपर, जो कि इस मामले में वीआईपी के नाम को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं और लगातार अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सुरेश राठौर ने भी मीडिया से बातचीत में बताया कि ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं ये फेक हैं, एआई जनरेटेड हैं और उर्मिला सनोवर जो हैं वो उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं और उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। मैं देख रहा हूं 2 दिन से मेरे विरुद्ध एक एआई द्वारा निर्मित ऑडियो, जिसमें हमारी बेटी, ये क्या नाम उसका, अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी तरीके से एआई निर्मित करके उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर
मेरी मांग ये है कि इस तरह के कृत्य ये पिछले 1.5-2 सालों से मेरे विरुद्ध करती रही है, मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को खराब करती रही है, कहीं बैठकर कहीं अनर्गल प्रचार प्रसार करती रहती है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के रूप में ये सनसनी फैलाने का, अराजकता फैलाने का और मेरे विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का ये मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। दुष्यंत गौतम ने भी मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा है और कहा है कि ये सारा कुछ झूठ है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनका चरित्र एकदम पाक साफ है और वो कोई भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इस खबर को प्रसारित करने वाले जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अखबार हैं, टीवी चैनल्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है दुष्यंत कुमार ने और इसके लिए उत्तराखंड के गृह विभाग को उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। अब सच्चाई क्या है और उस वीआईपी का असली नाम क्या है, ये तो तब तक पता नहीं चल सकता जब तक कि निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड पुलिस को उस वीआईपी का नाम नहीं पता हो, क्योंकि तीनों ही जो आरोपी थे जिनके खिलाफ ये पूरी कार्रवाई की गई और तीनों को ही उम्र कैद की सजा हुई है, उनको तो जरूर पता होगा कि वीआईपी कौन है। और उत्तराखंड पुलिस ने जांच के दौरान उनसे पूछा तो जरूर होगा कि उस वीआईपी का नाम क्या है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड पुलिस का एक कर्तव्य बनता है कि उस वीआईपी का नाम सार्वजनिक किया जाए और लोगों को पता चल सके कि आखिर वो दरिंदा कौन था जिसकी वजह से, जिसको एक्स्ट्रा सर्विस न देने की वजह से एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया, जो कि उत्तराखंड की एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, एक होनहार लड़की थी और जिसके कुछ सपने थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए ही वो अपने घर से बाहर निकली थी और जॉब करना उसने शुरू किया था। लेकिन उसके सपनों को कुचल दिया गया और उसे मार दिया गया। इस मामले में हम सबको उत्तराखंड की इस बेटी के लिए, भारत की इस बेटी के लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए और पुलिस और प्रशासन पे, उत्तराखंड सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि उस वीआईपी का नाम सार्वजनिक किया जाए।